हेलो बच्चों, आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो है क्या, हमारा इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट बोलिए या इक्विवेलेंट मास बोलिए, आपके ये फर्स्ट चैप्टर में एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ना है, लेकिन वो दिया नहीं है आप लोग का। जो इक्विवेलेंट मास है अब चैप्टर 8 में पढ़ना है, रिडॉक्स रिएक्शन में, ठीक है। वहाँ भी बहुत कम ही जानकारी है, लेकिन कंपटीशन में आपका इक्विवेलेंट मास से रिलेटेड वो नॉर्मलिटी वगैरह जो क्वेश्चन आता है वो इक्विवेलेंट मास से ही रिलेटेड होता है, ठीक है। या आपका अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, ट्वेल्थ के एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ट्वेल्थ में, तो उसकी अगर बात करें तो उसमें भी आपको इक्विवेलेंट मास से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालने के लिए पूछा जाता है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना होगा तो आपको जानना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट मास कितना है। प्लस फराडे लॉ में हम लोग पढ़ते हैं M इक्वल टू मास डिपॉजिटेड इक्वल टू Z इंटू आई टी। जेड क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स, तो वहाँ भी इक्विवेलेंट्स वेट्स का जरूरत पड़ता है। तो ध्यान देखेंगे कि क्या जरूरत है यहाँ पे हमारा और कैसे इसको कहते हैं। तो सिंपल सा फार्मूला है, पहले सिंपली एकदम फार्मूले से चलते हैं, बाद में समझ जाएंगे तो उसका डेफिनेशन कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि इक्विवेलेंट मास की बात करें या वेट, अगर वेट लिखे हैं तो आप वेट लिख लीजिए। तो ये फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट बाई एन फैक्टर। क्या होता है, एन फैक्टर। अब मॉलिक्यूलर वेट तो हमें पता है, तो मॉलिक्यूलर वेट कब होगा, जब मॉलिक्यूल है। अगर आयन है तो आयन का वेट होगा, अगर एटम है तो एटम का वेट होगा, एटॉमिक वेट होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये नहीं कि हम मॉलिक्यूलर वेट लिख लिए तो हमेशा मॉलिक्यूल का ही वेट होगा, एटम का वेट। अगर एटम का आप इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हैं तो एटम के वेट को लिखेंगे, ठीक है। या फिर आप जो है ना, यहाँ पे हम लोग ऑब्लिक करके एटॉमिक वेट कर देते हैं, ठीक है। सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, एटॉमिक वेट। ध्यान समझने के लिए एन फैक्टर क्या है, इस चीज को हम लोग को समझना है। ये चीज हमारे लिए नया है। मॉलिक्यूलर मास तो हम लोग जानते ही हैं कितना है, ये हमारे लिए नया है कि एन फैक्टर क्या है। तो जो एन फैक्टर है वो ध्यान दीजिएगा, और सारे लोग अभी इसको एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जगह आप कंफ्यूज कीजिएगा। तो ये है, सबसे पहले क्या है, वैलेंसी है। सबसे पहले क्या है, वैलेंसी है, या और करके कह सकते हैं हम लोग कि ये क्या है, आपका टोटल पॉजिटिव चार्ज है, टोटल पॉजिटिव चार्ज। या और हम लोग कह सकते हैं, और करके और कह सकते हैं टोटल नेगेटिव चार्ज। क्या है, टोटल नेगेटिव चार्ज। या हम लोग कह सकते हैं एसिडिटी ऑफ बेस, या कह सकते हैं, यहां पे दिख जाएगा बेसिसिटी ऑफ एसिड, ठीक है, बेसिसिटी ऑफ एसिड। ये सब और करके, मतलब इन पांचों में से कोई भी हम लोग यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब, अगर वैलेंसी, अगर एटम है तो वैलेंसी अगर हमें पता है तो वैलेंसी समझ लेंगे, तब भी हमारा काम चल जाएगा। अगर कोई कंपाउंड है तो उसमें अगर टोटल पॉजिटिव चार्ज पता है तो भी हमारा काम चल जाएगा। या अगर टोटल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो भी हमारा काम चल जाएगा। या एसिडिटी अगर हमें मालूम है बेस का तो भी हमारा काम हो जाएगा, और अगर बेसिसिटी मालूम है एसिड का तो भी काम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इन पांचों में से कोई भी एक चीज आप यूज कर सकते हैं, आपका आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर हम बात करें इक्विवेलेंट मास सोडियम के इक्विवेलेंट मास की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 23 अपॉन इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एन फैक्टर क्या हो जाएगा, तो सोडियम का वैलेंसी कितना होता है, 1। मतलब इक्विवेलेंट मास की बात करें सोडियम का तो कितना होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर इक्विवेलेंट मास बात करें हम लोग किसके, ऑक्सीजन की, किसकी बात करें, ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट मास की बात करें, तो ऑक्सीजन का जो वेट है वो कितना होता है, 16 बाई ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, 2, मतलब ऑक्सीजन का हो गया कितना, 8। चलिए यहाँ से अगर हम लोग इक्विवेलेंट मास की बात करें या वेट की बात करें, किसका, क्लोरीन की बात करते हैं, तो कितना हो जाएगा क्लोरीन का मास 35.5 अपॉन इसका भी वैलेंसी कितना होता है, 1। कोई दिक्कत नहीं। तब अभी क्या बात करें, इक्विवेलेंट मास ऑफ, अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो कितना हो जाएगा, 1/1, मतलब 1। समझ में आया। तो ये सिंपल आइटम है। अब हम लोग देखेंगे कुछ मॉलिक्यूल्स में।
अगर मॉलिक्यूल्स है, एसिड है, बेस है, तब उसका एटॉमिक मास इक्विवेलेंट मास कितना होगा। अगर हम बात करें HCl की बात करें, इक्विवेलेंट मास किसका, HCl का, तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, ये होता है 36.5। मॉलिक्यूलर मास निकालना हमें आता है, हाइड्रोजन का क्लोरीन का मास को जोड़ दीजिए, वही उसका मॉलिक्यूलर मास है, अपॉन यहाँ पे इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, हमने तो कह दिया 1, हमने कह दिया 1। चलिए आप लोगों को डाउट है, किसी को अगर डाउट है कि इसका कैसे निकालें, इसका वैलेंसी ले कि इसका वैलेंसी ले, इसका भी वैलेंसी 1, इसका भी वैलेंसी 1, आप भूल गए, आपको नहीं पता कंपाउंड में, पता नहीं कैसे लेना है नहीं लेना है। इस कंपाउंड को आप तोड़ तो सकते हैं ना, अगर ये टूटेगा तो प्लस क्लोरीन में, ये प्लस हाइड्रोजन में और माइनस क्लोरीन में टूटेगा। ये बताइए कितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है, प्लस, यानी एक ही है। नेगेटिव चार्ज टोटल कितना है, एक ही है, तो दोनों में से कुछ भी यूज करें एक, वैलेंसी यूज करें तब भी एक। दूसरी बात, अगर हम बेसिसिटी की बात करें तो ये हमारा क्या है, एसिड है। एसिड का बेसिसिटी कितना होता है, जितने वो OH माइनस को न्यूट्रलाइज करे, जितने OH माइनस को न्यूट्रलाइज करे। तो OH माइनस को न्यूट्रलाइज कब करेगा, तो ये कितना H देगा, एक हाइड्रोजन देगा, तो वहां से भी इसका बेसिसिटी कितना हो गया, 1। तो 1 मतलब अगर हम बात करें इसके इक्विवेलेंट मास की तो 35 पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करते हैं इक्विवेलेंट मास H2SO4 का, H2SO4 का, तो इसका मॉलिक्यूलर मास तो हम जाते ही हैं कि 98 होता है। कितना होता है, 98। अब 98 बाई क्या लेना है, अब कहेंगे कि सर तो इसका तो वैलेंसी 1 और इसका तो वैलेंसी अलग अलग है, सब तो अलग अलग कंपाउंड है, एक से ज़्यादा है। कोई बात नहीं, हमें तोड़ना तो आ रहा है ना, हम जब भी टूटेगा तो ये 2H प्लस और SO4 - 2 में टूटेगा। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, तो एक हाइड्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज, और टोटल हाइड्रोजन है कितने, 2 हाइड्रोजन है, तो कितना हो जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 कर दीजिए। या सर ये तो पता, मान लेते हैं इसमें आप कंफ्यूज कर रहे हैं कि इन दोनों का लेना है कि एक का लेना है, इनको छोड़ दीजिए, ये तो एक ही आयन है ना, यही एक ही कॉम्प्लेक्स आयन है, इस पे टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, 2 है, 2 रख दिए। मतलब अगर हम H2SO4 की बात करें तो कितना होगा, 49। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और 1-2 क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट में है, यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 कंपाउंड हमने लिख रखा है, 3 कंपाउंड, और तीनों का हमको इक्विवेलेंट मास निकालना है। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास निकालना है। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास निकालना है। चलिए इक्विवेलेंट मास की बात करें, हम अब मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालने जा रहे हैं, सीधा लिखते हैं m, इसका मॉलिक्यूलर मास m अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो हमने लिख दिया 3। अगर हम यहाँ पे बात करें m अपॉन कितना हो गया, तो हमने लिख दिया 2। अगर यहाँ की बात करें तो m अपॉन हमने कितना लिख दिया, 1। m क्या है, इसका मॉलिक्यूलर मास, ये m इसका मॉलिक्यूलर मास, ये m जो है इसका मॉलिक्यूलर मास। अब कहेंगे सर नज़र तो तीनों में हमें 3H है, 3 हाइड्रोजन यहाँ भी, 3 हाइड्रोजन यहाँ भी, 3 हाइड्रोजन यहाँ भी, तब इसके हमें अभी तो हम पढ़ रहे थे कि जितना H प्लस वो रिलीज करेगा या जितना OH माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा। ध्यान दीजिएगा, H प्लस कितना रिलीज किया, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कितने OH माइनस को न्यूट्रलाइज किया। अब है कि न्यूट्रलाइज करने के लिए वो H प्लस रिलीज तो करे कम से कम। अब इसके स्ट्रक्चर पे आ जाइए। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो P4 आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये P डबल बॉन्ड, ध्यान दीजिएगा, जो वही हाइड्रोजन रिलीज करता है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। क्यों, क्योंकि वो अगर ऑक्सीजन के साथ वाला हटेगा भी तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा, आपके कंपाउंड के स्टेबिलिटी पे कोई असर नहीं होगा और ना ऑक्सीजन के स्टेबिलिटी पे कोई असर होगा। ठीक है, लेकिन अगर सेंट्रल एटम के पास से अगर हट जाए तो ये पूरा कंपाउंड क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये सही नहीं है। ध्यान दीजिए, और भी दूसरा मैकेनिज्म उतना चर्चा नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मतलब आप सीधा यहाँ पे ये जानिए कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है वही ब्रेक करके निकलेगा, तो यहाँ पे
ऑक्सीजन के साथ इस कंपाउंड में 3 जुड़ा हुआ है तो 3 हाइड्रोजन निकल सकता है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम जो इक्विवेलेंट मास एन फैक्टर का जो वैल्यू होगा एन फैक्टर का वो 3 होगा, इसलिए हमने 3 लिखा है। अगर इस कंपाउंड की बात करें तो देखिए एक हाइड्रोजन जो है ना वो सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ है, तो ये तो नहीं निकलेगा, जब भी निकलेगा तो ये दोनों निकलेगा, तो कितना हो गया यहाँ पे 2 हो गया। अगर इस कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे कितना है, सेंट्रल एटम के साथ 2 जुड़ा हुआ है, एक ही बस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो गया 1। इस चीज को याद रखिएगा, ये कंपाउंड आपको मिल ही जाएगा। मेंस में अगर नहीं मिलेगा नीट के एग्जाम में तो पक्का मिल जाएगा, कहीं ना कहीं ये आपको नज़र आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये तीनों जो है ना बहुत परेशान करते हैं। मतलब यहाँ ये क्वेश्चन हमें ये बतला रहा है कि हम सिर्फ हाइड्रोजन को देख के उसके एन फैक्टर के बारे में हम लोग जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कितना वो रिलीज करेगा या कितना OH माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा इसके ऊपर डिपेंड करता है एसिडिटी और बेसिसिटी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।